सवाल पूछे जाते हैं। सवाल ये रहता है गोल दर्पण होता क्या चीज़ है ना। वो समतल दर्पण हम लोगों ने पढ़ा समझा कि समतल दर्पण क्या होता है, यानी जिसकी परावर्तक सतह एक समतल होती है, छुए तो उसका परावर्तक सतह कैसा हुआ, समतल। और उसमें हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन को देखा। अब हम लोग क्या करेंगे, गोल दर्पण में प्रकाश के परावर्तन को देखेंगे, किस तरह से प्रकाश की किरणें मुड़ती हैं। आज हम एक डेमो तुमको दिखाएंगे जिसमें हम लोग समतल दर्पण में परावर्तन कैसे होता है, जिससे हम लोग किसी चीज़ को हम लोग कैसे देखते हैं, इस चीज़ों के बारे में हम दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग जो है देखते हैं। हमारे पास ये छोटा सा मिरर है ना, क्या है ये मिरर, जिसको हम लोग दर्पण कहते हैं। और इसकी आकृति को अगर देखोगे, इसके सरफेस को अगर हम छूते हैं तो ये बिल्कुल प्लेन होता है, समतल होता है। अगर इसका सरफेस गड्ढा होगा, अगर उभरा हुआ होगा, तब ये समतल दर्पण नहीं कहलाएगा, तब कोई और दर्पण कहलाएगा। गड्ढा होगा तो वो अवतल दर्पण कहलाएगा, उभरा हुआ होगा तो वो उत्तल दर्पण कहलाएगा। लेकिन अभी इसको छू रहे हैं तो कैसा लग रहा है, समतल। और समतल दर्पण का सभी तरफ इसकी जो मोटाई होगी बच्चा लोग, सभी तरफ क्या होगी, बराबर होगी, एक समान होगी। अगर समतल दर्पण का कोई भी भाग थोड़ा पतला होगा तो प्रतिबिंब सही से नहीं बने। तो समतल दर्पण बनाने के लिए ये भी ध्यान रखा जाता है कि उसकी मोटाई या उसकी थिकनेस बराबर इक्वल होनी चाहिए, तभी वो परफेक्ट समतल दर्पण होगा। ठीक है, अब इस समतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन कैसे हो रहा है। अगर हम लोग इसमें अपने चेहरे को देखते हैं तो ये प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, ये दिखता है ना। अगर आपको इस दर्पण के अंदर में अपना चेहरा दिखाई देता है तो वहाँ कौन सी घटना हो रही है, प्रकाश के परावर्तन की घटना हो रही है। स्पष्ट बात है, क्योंकि वहाँ हमारा प्रतिबिंब बन रहा है। और ऐसा हम लोगों ने समतल दर्पण में पढ़ा भी कि प्रतिबिंब जो बनता है वस्तु का क्या होता है, दर्पण के क्या पीछे बनता है, यानी ये दर्पण के अंदर बन रहा है। जितनी दूरी पर हम खड़े हैं उतनी ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब भी बन रहा है। तो इसमें प्रकाश के परावर्तन के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स लेंगे। इसका नाम, जिसको हम लोग आम भाषा में हम लोग लेज़र लाइट कह सकते हैं। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक लाइट ये कहलाता है। इसको कहा जाता है एक वर्णीय प्रकाश, जिसमें प्रकाश की एक ही रंग की किरण होती है, एक ही रंग की, लाल है तो लाल, हरा है तो हरा। और इसका काम हम लोग बहुत तरीके से कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई समुद्र में चला गया, अब उसका नाव कहीं क्या हो गया, गुम हो गया बीच नाव में। अब उसको सिग्नल देना है किसी अन्य बड़े जहाज को, तो वो इस स्रोत का प्रयोग करता है, ये स्रोत का प्रयोग, कि हम कहाँ हैं इससे पता चलता है। ठीक है, तो इससे पता चल जाता है कि अगर हम लाइट इस पर को देखो, इस तरह से हम लोग इसको छोड़ते हैं तो ये एक सोर्स बताता है। देखो, दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो ये लाइट सोर्स हमें दिखाता है। तो चाहे ये दूरी कितना भी क्यों ना हो, चाहे हम इस दूरी को बढ़ा भी देते हैं तो भी ये उतना ही प्रकाश वहाँ पर, देखो पीछे देखो, सबको दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है ना। ये देखो एक वर्ण का दिखाई दे रहा है, बिल्कुल एक वर्ण, इसीलिए इसको कहा जाता है एक वर्णीय प्रकाश। अब हम लोग क्या करते हैं, देखो कुछ बच्चा लोग पीछे से उछलने लगा है ना। बच्चों का आदत ही है कोई अद्भुत चीज़ देखने के बाद उछलने का, क्या, क्योंकि वो बच्चा है ना। चलो ध्यान दो। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चा लोग, हम लोग देखते हैं कि इस दर्पण में, समतल दर्पण में इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं बच्चा लोग, इस समतल दर्पण में इसका परावर्तन कराते हैं। देखो ये समतल दर्पण में परावर्तन होकर देखो कहाँ चला गया, हो गया। तो आप क्या देखोगे कि समतल दर्पण में परावर्तन हो रहा है। जैसे हम लोग कहते थे ना पहले, प्रकाश की किरण इधर से आती है तो आपतित, इधर जाती है तो परावर्तित। तो ठीक वही काम यहाँ पर हो रहा है। ये हमारे पास समतल दर्पण है, इसमें प्रकाश की किरण क्या हो रही है, आपतित हो रही है, और टकरा करके क्या हो रही है, ये परावर्तित हो रही है। अब हम लोग क्या करे थे, एक और चीज़ हम लोग इसमें पढ़ा कि समतल दर्पण में अगर किरणों को लंबवत डाला जाए तो उसका परावर्तन भी कैसा होगा, लंबवत ही हो। चलो हम लोग उसको भी देखते हैं चेक करके क्या ऐसा होता है कि नहीं होता, कि किताब में झूठों का लिख देता
है ना। किताब में कोई भी बातें झूठ तो लिखी हुई नहीं है, वो प्रयोग किया हुआ ही है। तो चलो हम लोग इसको क्या करते हैं, लंबवत। अभी तो ये टेढ़ा है, कुछ एंगल से मुड़ा हुआ है, तो जितने एंगल से ये मुड़ा है, जैसे मान लो 30 डिग्री से मुड़ा हुआ है, तो 30 डिग्री का आपतन कोण हो गया, तो 30 डिग्री का क्या होगा, परावर्तन कोण भी हो, क्योंकि आपतन कोण बराबर होता है किसका, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, लंबवत। लंबवत मतलब ऐसा करेंगे कि यह जो है हमारा एक सीध में आना चाहिए, अगर वो सीध में है तो लंबवत है, और लंबवत होगा तो 90 डिग्री। कितना डिग्री, 90 डिग्री। कुछ बच्चों का ये कंफ्यूजन होता है कि जब लंबवत प्रकाश की किरण आपतित होगी तो उसमें परावर्तन कोण का मान क्या होगा, 0 डिग्री होगा, कोने नहीं बनेगा। देखो ये लंब खींचे, देखो इस तरह से, तो देखो अब लंब कर रहे हैं, देखो है ना, वापस देखो उसी जगह पर। अगर हम लोग 90 डिग्री में अगर एग्जैक्ट रखते हैं तो देखो वो उसी जगह में वापस जा रही है ना। देखो लंबवत पड़ेगी तो इसका परावर्तन भी क्या होगा, लंबवत होगा, लेकिन इसके बीच में देखो दो कोण नहीं बनेगा, इसके बीच कोई कोण ही नहीं बनता है। इसीलिए हम लोग लिखते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण 0 डिग्री होता है। कब, जब प्रकाश की किरण क्या हो, लंबवत पड़े। समझ में आ गया गप, यही दूगो गप था बच्चा जो बोले थे पिछले क्लास में कि हम करके बताएंगे, दिखाएंगे। क्लियर हो गया बात। ये खेलने वाली चीज़ नहीं है, ये प्रयोग करने वाली चीज़ है। कृपया इसे घर में ना खेलें, ना प्रयोग करें, इससे आँख की रोशनी भी जा सकती है, ठीक है। अगर किसी पर लाइट डायरेक्ट पड़ जाता है, क्योंकि एक वर्णी प्रकाश है, इसीलिए उसके आँखों को बर्बाद भी ये कर सकता है। डायरेक्ट जाके आपके लेंस को इफेक्ट करेगा, लेंस चीज़ों को डायरेक्ट परावर्तित कर देगा दृष्टि पटल रेटिना पर, और रेटिना को बर्बाद करेगा। समझ में आया बात, इसलिए ध्यान दें। चलिए अब जो है हम लोग बात करते हैं बच्चा लोग गोलीय दर्पण की। किसकी बात करते हैं, गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण बड़ा अद्भुत चीज होता है, यानी जिसकी परावर्तक सतह गोलीय होती है, यानी गोल होता है, उसी को क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण। सीधा सीधा बात है, गोलीय दर्पण मतलब क्या, जिसकी परावर्तक सतह कैसी होगी, एक गोल होगी, ठीक है। उसी को क्या कहेंगे हम लोग, गोलीय दर्पण कहेंगे। जिसकी परावर्तक सतह एक खोखले गोले के आकार की होगी, उसी को ही हम लोग क्या कहेंगे, बोलो तो गोलीय दर्पण। ध्यान रखना। अब जैसे अगर हम लोग मान लो कि हम लोग एक दर्पण को निकाल रहे हैं, ठीक है, अब वो दर्पण को तुम लोग गोलीय दर्पण नहीं कर सकते हो। अब ये बोलेगा सर इस समतल दर्पण को अगर हम लोग गोल काट दे, देखो ये गोल गोल है ना, तो ये गोलीय दर्पण नहीं है बच्चा, ये गोलीय दर्पण नहीं है। तुम लोग ये सोचा था कि इसको हम लोग गोल काट देंगे तो गोलीय दर्पण हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। गोलीय दर्पण क्या होगा कि खोखले गोले का एक भाग होगा। कैसा होगा, खोखले गोले का एक भाग होगा, जिसकी परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण। अभी जो हमारे हाथ में पकड़ा हुआ बच्चा लोग, ये गोलीय दर्पण का भाग है, क्योंकि अभी तुमको वहां से समझ में नहीं आएगा। ये वाला जो हिस्सा है बच्चा लोग, इधर हम लोग छुएंगे तो ये गड्ढा है इधर, इसका मतलब ये वाला भाग क्या है, उभरा हुआ। क्या है, उभरा हुआ। तो जो उभरा हुआ रहेगा उसको कौन सा दर्पण कहते थे, उत्तल दर्पण। और जो छूने पर वो क्या रहे, धंसा रहे, तो वो कैसा दर्पण होगा, अवतल दर्पण। तो मेरे पास दोनों ही दर्पण है, इसका बड़ा भाई भी है, ये तो छोटा भाई है ना, इसका बड़ा भाई भी है। जब वो पढ़ाएंगे तब उस बड़े भाई को बाहर आएंगे, बोलेंगे तुम बाहर आओ और बच्चों को दिखाओ तुम कौन हो। क्लियर बात है। इसी उत्तल दर्पण का प्रयोग जो है बच्चा लोग आजकल ज़्यादा मात्रा में, सबसे ज़्यादा साइड मिरर के रूप में किया जाता है। जितना भी वाहन होगा, चाहे वो कार हो, बस हो, टेम्पू हो, जितना भी हो, सबके साइड में एक मिरर लगा रहता है, जो पीछे देखने के लिए काम में आता है। इसीलिए कहा जाता है पश्च दृश्य को देखने का कार्य में आता है कौन, उत्तल दर्पण। चलो यहाँ पहले जाने से पहले हम लोग गोलीय दर्पण के बारे में पहले समझ लेते हैं। गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग होती है। तो हम लोग पहले एक फिगर बनाते हैं, उसके बाद हम लोग इसको समझते हैं। तो हमने ये क्या बनाया, गोल। क्या ये ठोस है या खोखला है, खोखला। ध्यान रखना, ये क्या होना चाहिए, खोखला होना चाहिए। अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चा लोग, इसको देखो,
अंदर में इस तरह का कांटा नुमा लगा दिए, तो ये कांटा मत समझ लेना कि सर कांटा दे दिए। दरअसल बच्चा लोग ये पेंट किया हुआ है। क्या किया हुआ है? किताब कहता है कि अगर कोई भाग पेंट किया हुआ है ना तो इसको ऐसे दर्शाओ आप। अरे इसका तो दो भाग है ना, एगो इधर वाला और एगो अंदर वाला भाग। तो हमने क्या किया, अंदर वाले भाग पर पेंट कर दिया, और यही आधा भाग यहाँ भी पेंट हो जाएगा हमारा। ये हो गया पेंट। दोनों में फर्क है कि नहीं, बोलो पहले। इसका किधर वाला भाग हुआ है? अंदर, और इसका किधर वाला भाग हुआ? बाहर। ठीक है। क्या ये एक वृत्ताकार रूप भी दिखाई दे रही है? और हर वृत्त का केंद्र भी होता है। होता है कि नहीं होता है? होता है। तो वृत्त का यहाँ के क्या ले लिए बोलो तो? केंद्र। जब ये वृत्त है और इसका केंद्र है तो त्रिज्या भी होगी। बोलो हाँ ना? त्रिज्या भी होगी, तो इसको त्रिज्या से भी दर्शा दिए, यानी उस त्रिज्या का नाम क्या रख दिए? आर। जो केंद्र है बच्चा लोग, इस केंद्र को कह देंगे हम लोग क्या? सी। क्या कहेंगे? सी। सी फॉर सेंटर। सी फॉर कैट नहीं बोलना, सी फॉर क्या? सेंटर। सेंटर मतलब क्या? केंद्र। फिजिक्स कहती है आप सी फॉर सेंटर मत बोलो। क्या बोलेंगे तब? तब क्या बोलेंगे? तब इसको कहेंगे क्या? वक्रता केंद्र बोलो। क्यों? क्योंकि वक्र है, वक्र मतलब गोल है, उसी को केंद्र है, तो इसका नाम क्या हो गया? वक्रता केंद्र। तो ये कहलाएगा हमारा वक्रता केंद्र। अब आर फॉर रेडियस था। रेडियस मत बोलो, इसको कहो रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी वक्रता त्रिज्या बोलो। इसको क्या कहे बोलो तो? इसको क्या कहे? क्लियर बात है? बस यही चीज इसमें समझने योग्य बात है। और ये वाला जो हिस्सा है बच्चा लोग, ये इसकी ये हो गई परावर्तक सतह, और इसका ये अंदर वाला भाग परावर्तक सतह हो गया, और इसमें वक्रता केंद्र हो गया, और ये क्या हो गया? उसका त्रिज्या हो गया। ठीक है। अब सुनो, देखो क्या हुआ। बोला जाता है कि एक सीधी रेखा आप खींच दो, लेकिन वह सीधी रेखा जो है उस दर्पण के बीचों बीच जाना चाहिए और वक्रता केंद्र को टच करते हुए निकलना चाहिए। तो हमने क्या किया? एक वक्रता केंद्र को इस तरह से सीधी रेखा में टच करते हुए बाहर निकाल दिया। अब इसको कहलाता है बच्चा लोग प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं इसको बोलो तो? प्रधान अक्ष। हाँ, प्रधान अक्ष कहेंगे, या फिर इसको क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक। अच्छा, इधर वाला भाग जो है जिधर पेंट किया हुआ नहीं रहता है, इसको क्या कहते हैं? परावर्तक सतह। क्या कहते हैं बच्चा लोग? हाँ, परावर्तक सतह कहते हैं। और जिधर पेंट किया हुआ रहता है इसको कहते हैं कलई सतह, कलई की हुई सतह, या कलई सतह लिख दो। कलई मतलब पेंट किया हुआ। ठीक है, क्लियर बात है यहाँ पर। और बताओ, यहाँ पर दिख रहा है ना तुमको परावर्तक सतह अंदर में, और ये बाहर में क्या है बोलो तो? कलई की हुई सतह। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष भी हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गया। क्लियर बात? सबको यहाँ तक स्पष्ट हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। तो पहले हम इन सभी बातों को लिखेंगे, उसके बाद आगे जानेंगे। फिगर सभी को बनाना है, सभी लोग फिगर बना लें जल्दी से फटाफट, उसके बाद सारा गप लिखेंगे, डिफिनेशन लिखेंगे। गोलीय दर्पण, वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग होता है। ठीक है, उतारो इसको जल्दी से फटाफट। उसके बाद इसमें क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र। क्या है हमारा? वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर,
ज़रूरी नहीं है कि अंग्रेजी भी उतारो, ठीक है, जिनको अच्छा लगे उतार सकते हैं, इससे नंबर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। वक्रता केंद्र, गोली दर्पण जिस गोले का भाग होता है, जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से दर्शाया जाता है। बच्चा लोग, एक और चीज होता है इसमें, ध्रुव। क्या होता है? ध्रुव। ये होता है P, जिसको हम लोग पोल कहते हैं। P4 पोल और P4 हम लोग क्या बोलेंगे? ध्रुव। क्या बचा हुआ है? वक्रता केंद्र हो गया, जिसको C से दर्शाएंगे। R क्या है रे? वक्रता त्रिज्या। कहाँ लिखे हैं? चलो यहाँ मिटा के यहीं लिख देते हैं, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या। गोली दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को क्या कहते हैं बच्चा लोग? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जिसे क्या बच्चा लोग? जिसे R से दर्शाया जाता है। अंग्रेजी लिखेगा तो लिख देना रेडियस ऑफ कर्वेचर। कहाँ लिखे? यहाँ लिख देते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है। अब आ गया हमारा अगला बच्चा लोग, ध्रुव। क्या आया? ध्रुव। ध्रुव किसे? जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पोल, है ना। गोले दर्पण का जो मध्य बिंदु होगा, इसका जो मध्य बिंदु होगा उसी को क्या कहेंगे? ध्रुव कहते हैं। तो लिखेंगे बच्चा लोग कि गोले दर्पण के मध्य बिंदु को मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, जिसे क्या P से दर्शाया जाता है। क्लियर बात? जिसको हम लोग किससे दर्शाएंगे रे? P से। अब अगला आ जाता है हमारा प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। देखो, गोली दर्पण को ध्रुव से वक्रता केंद्र को जो मिलाने वाली रेखा है ना, इसी को हम लोग प्रधान अक्ष या क्या कहते हैं?
मुख्य अक्ष कहते हैं। तो लिखा जाएगा गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। चलिए उतारा जाए जल्दी से बच्चा लोग। गोलीय दर्पण के भाग है ना, गोलीय दर्पण के भाग। चलिए ध्यान से सुनिए, जब हम एक गोलीय दर्पण को, ठीक है ध्यान देना, जब हम लोग एक गोलीय दर्पण को इस तरह से हम लोग रंग कर दिए, पेंट कर दिए, ये बाहर में, ठीक है, इसको ऊर्ध्वाधर काटेंगे, यानी बिल्कुल ऐसे खड़ा ऊर्ध्वाधर काटेंगे, तो ये दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। कितने हिस्सों में बटेगा? अगर हम लोग ऊर्ध्वाधर काट दें, ये y डैश है और ये क्या है, y है, इसमें अगर काट दें ऊर्ध्वाधर में काट दें, इसको अलग अलग कर दें, तो हमें ये कितने हिस्सों में बटा हुआ नजर आएगा? दो अलग अलग हिस्सों में काट दो। काटने के पश्चात हमें यह जो गोलीय दर्पण है वो दो भागों में बटा, इसका नाम अलग अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी परावर्तक सतह अलग अलग है। देखो इधर वाला का परावर्तक सतह देखो उभरा हुआ तुमको दिख रहा है, और इधर वाला का परावर्तक सतह देखो धंसा हुआ दिख रहा है। यहाँ हो गया ना अंतर, है ना। जो उभरा वाला परावर्तक सतह है वो क्या कहलाएगा? उत्तल दर्पण। जो धंसा वाला परावर्तक सतह है वो क्या कहलाएगा? अवतल दर्पण। तो ये दो, और एक बात ध्यान में रखना, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को गोलीय दर्पण ही कहते हैं। समझ में आना बच्चा लोग? क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण को गोलीय दर्पण ही कहते हैं। जैसे परिमेय संख्या हो या अपरिमेय संख्या, उसको वास्तविक संख्या ही कहते हैं। कहते कि नहीं कहते हैं? इसी प्रकार से हम लोग ये कह सकते हैं, उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, वो क्या कहलाएगा? गोलीय दर्पण ही कहलाएगा। वो दो गोलीय दर्पण का ही भाग होगा। क्लियर बात है? इधर हो गया कौन सा? उत्तल दर्पण, और इधर कौन सा हो गया? अवतल दर्पण। तो हम लोग जानते हैं इसके दो भाग होते हैं। एक वाला भाग क्या कहलाएगा बोलो तो? ये उत्तल कहलाएगा ना? yes, ये कहलाएगा हमारा उत्तल दर्पण, और दूसरा तरफ का भाग क्या कहलाएगा? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। अब इन दोनों के बारे में एग्जाम में सवाल भी पूछ दिया जाता है। उत्तल दर्पण है क्या? तो ये कहेंगे गोलीय दर्पण का वह भाग। बोलो क्या? गोलीय दर्पण का वह भाग जो कि उभरी हुई परावर्तक सतह होती है, जिसकी परावर्तक सतह क्या होती है? उभरी हुई होती है, वो क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण। और गोलीय दर्पण का वह भाग जिसकी परावर्तक सतह क्या होती है? धसी हुई होती है, उसको क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। क्लियर गप समझ में आ गया? दोनों का डिफिनेशन हम लोग लिख लेंगे, पहले उत्तल दर्पण और उसके बाद क्या लिखेंगे? अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण को बच्चा लोग हम लोग कहते हैं, अंग्रेजी में इसको कहा जाता है कॉन्वेक्स मिरर। क्या कहा जाएगा इसको? कॉन्वेक्स मिरर। और इसको कहा जाएगा बच्चा लोग कॉनकेव मिरर। ठीक है, दोनों का नाम है अलग अलग, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। चलिए लिखा जाएगा हमारा उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण का वह भाग, ध्यान दो रे, गोलीय दर्पण का क्या बोलोगे? हाँ, वह भाग जिसकी परावर्तक सतह, बोलिए जिसकी, हाँ, परावर्तक सतह उभरी हुई, क्या बोलो? उभरी हुई होती है।
कौन सा दर्पण कहलाती है? उत्तल दर्पण कहलाती है। और मजे के बात ये बता देते हैं बच्चा लोग कि उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी, उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वो दर्पण के पीछे होगी, और अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वो कहाँ होगी? दर्पण के सामने। तो यानी तुम यहाँ पर एक बात ये लिख सकता है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कहाँ होगी? दर्पण के पीछे। यहाँ पर एक बात नोट कर सकते हो कि उत्तल दर्पण की, पैराग्राफ चेंज करके क्या बोलो तो, फोकस दूरी, ये क्या चीज़ है बताएंगे अभी। फोकस दूरी दर्पण के हाँ पीछे होती है, जिसके कारण, बोलो क्या? हाँ, जिसके कारण आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब? आभासी प्रतिबिंब। हाँ, बनता है। चलो, इसीलिए इसका जो है बच्चा लोग दृष्टि क्षेत्र भी बड़ा होता है। इसी में लिख देते हैं, इसीलिए इसकी दृष्टि क्षेत्र भी क्या होती है? बड़ी होती है। इसीलिए इसकी दृष्टि क्षेत्र इधर घसो जाओ ना, इधर घसो जाओ, घसको इधर घसको और घसको, हाँ और घसको, हाँ ठीक। इसलिए इसकी दृष्टि क्षेत्र क्या होती है? बहुत बड़ी होती है। जिसके कारण इसका उपयोग पश्च दृश्य के दर्पण में प्रयोग किया जाता है, यानी पश्च दृश्य को देखने के लिए किया जाता है ना। जिसके कारण इसका उपयोग, इसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव हो गया बच्चा लोग सॉल्व। जिसके कारण इसका उपयोग पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। किया। अब लो, और क्या बचा इसमें? और कुछ बचा ही नहीं इसमें। हो गया, प्रतिबिंब भी बना, दर्पण के पीछे बनेगा। चलो ठीक। चम्मच है घर में? ठीक, स्टील का चम्मच जरूर होगा। स्टील का चम्मच देखोगे तुम लोग ऐसे होगा, ये इधर धंसा हुआ, इधर उभरा हुआ। अब इस चम्मच में तुम अपना फोटो देखना। जब तुम इधर फोटो देखोगे अंदर वाला भाग में, है ना, इधर वाला में फोटो देखोगे और इधर बाहर वाला भाग में देखोगे, दोनों तरफ फोटो देखना। अंदर वाले भाग में तुम्हारा फोटो थोड़ा बड़ा दिखाई देगा और बाहर वाले भाग में फोटो तुमको छोटा सा दिखाई देगा। बस यही है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। यानी उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बना। कैसा बना? छोटा बन गया। क्लियर बात है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बना? बड़ा। इसी के कारण बच्चा लोग सैलून दुकान में या दाढ़ी बनाने के रूप में कौन सा दर्पण प्रयोग करेगा? अवतल दर्पण। समझ में आ गया? उसमें इतनी वो मुंह होगा ना तो इतना बड़का दिखाई देगा। समझ में आया? वो है मेरे पास वो दर्पण, हम तुम लोगों को दिखाएंगे तब तुम लोग बोलना। ठीक। मिरर टूट गया, हाँ मतलब गाड़ी का मिरर टूट गया, तो वो कौन सा मिरर खरीदेगा? उत्तल या अवतल? हाँ, अब इन्हें पूछा कौन सा मिरर टूटा, साइड वाला मिरर टूटा या सामने वाला मिरर टूटा? दोनों में अंतर है। कार जानते हो ना, या बस, उसके सामने में भी दर्पण होता है। समझे बात को? वो भी एक दर्पण का काम करता है। क्या करता है? वो अनचाही रोशनी को अंदर घुसने से रोकता है।
नहीं तो जानते हो इतना प्रकीर्णन होगा, रोशनी का इतना छितराव होगा कि वो चीज़ों को देखिए नहीं पाएगा, लड़ा देगा, एकदम साइड ही नहीं कर पाएगा, रात में चलाने में उसको काफ़ी दिक्कत होगा। तो इसीलिए वैज्ञानिक क्या करता है, इसीलिए इंजीनियर क्या करता है, दर्पण को बनाता है अवतल, या बोल सकते हैं कि हेडलाइट में कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। समझ में आया बात को? हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग, अवतल दर्पण। जितना भी गाड़ी होगा, कोई भी गाड़ी, बस, ट्रक, टेम्पू, ट्रेन, हवाई जहाज, आगे में जो भी हेडलाइट होगा वो सब में कैसा होगा बोलो तो, अवतल दर्पण। और जितना भी साइड में होगा, साइड में जो पीछे का देखने के लिए वो रखेगा बगल में, तो वो कैसा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण। क्लियर बात? कंफ्यूजन न करोगे, ध्यान रखना। सामने में होगा तो अवतल, साइड में होगा तो उत्तल, हेडलाइट में अवतल, हेडलाइट में अवतल। क्लियर बात? चलिए, इतना ही सवाल रहता है, इससे ज़्यादा है ये नहीं औकात की पूछ दे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन। समझा? चलो, अवतल, कॉनकेव, ओह काय अंग्रेजी लिख रहे हैं बाहर, चलिए लिखा जाए। गोली दर्पण का वह भाग जिसकी परावर्तक सतह क्या होगी बोलो, धसी हुई होगी ना, धसी हुई होती है, अवतल दर्पण कहलाती है। इस दर्पण की दृष्टि क्षेत्र छोटी होती है, इसमें बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होता है। इसकी फोकस दूरी कहाँ होगी, उसमें था पीछे, इसमें सामने। इसकी फोकस दूरी दर्पण के सामने होती है, जिसके कारण प्रतिबिंब भी दर्पण के सामने बनता है। हाँ, पूछ लीजिए, कोई पेमेंट लाया था तो ले लीजिएगा। सामने प्रतिबिंब भी दर्पण के सामने बनता है। और फिर क्या बचा, तो ले लीजिए ना सर, ले लीजिए, आप ही ले लीजिए ना, हमको दे दीजिए, अभी दे दीजिएगा। प्रतिबिंब भी दर्पण के सामने बनता है। इसका प्रयोग भी लिख देते हैं बच्चा लोग। सर्च लाइट जानता है जी? सर्च लाइट नहीं जानता। फिल्म देखा है? टाइगर जिंदा है देखा है? नहीं, भारत फिल्म देखा, भारत, सलमान खान का। बैल बुद्धि है तुम लोगों का। भारत जो मूवी है उसके अंदर सलमान खान कोयले के खान के अंदर जाता है, हेलमेट लगाता, ओकरा में टॉर्च लगाता, उसी को कहा जाता सर्च लाइट, यानी खोज करने वाला लाइट। समझ में आ गया? तो सर्च लाइट में है ना। उसके बाद हम लोग अभी क्या बोले थे, हेड लाइट में, और क्या बोले थे कि ड्राइवर के सामने वाला दर्पण। ठीक, क्लियर, लिखेंगे इसी को, इसमें लिख देना। इसका उपयोग
सर्च लाइट, हेडलाइट में, वाहनों के हेडलाइट में, ड्राइवर के सामने वाला, बस काफ़ी है। ठीक, बढ़िया सी। तो ये हो गया बच्चा लोग हमारा अवतल दर्पण समाप्त। दोनों ही खत्म, उत्तल और अवतल। Yeah.